बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा कई कारणों पर निर्भर करती है। यानी किसी भी वस्तु के ताप में बच्चों वृद्धि करनी है तो हमें उसमें जो ताप में वृद्धि करने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, और ऊष्मा जो है कितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी वो कई जो कारक होते हैं उन पर निर्भर करता है। एक कप पानी, जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, एक कप पानी को उबालने के लिए भगोने को ज़्यादा देर तक स्टोव पर रखना होता है, या एक भगोना पानी को उबालने के लिए, जैसे मान लीजिए एक कप पानी है उसको आपने उबाला या फिर एक भगोना पानी उबाला, दोनों में से किसमें ज़्यादा देर तक उबालना पड़ेगा किसको? तो सीधी सी बात है, जो भगोने वाला पानी उसको ज़्यादा देर तक उबालना पड़ेगा। तो हम देखते क्या है, एक कप पानी को उबालने में कम ऊष्मा देनी पड़ेगी और एक भगोने पानी को उबालने के लिए ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। यानी कि एक कप पानी जो होगा वो बहुत जल्दी उबल जाएगा, और एक भगोना पानी उबालेंगे, एक भगोने पानी को उबालने के लिए बहुत देर तक उसको उबालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, कम जो द्रव्यमान था, यानी पानी एक गिलास था, तो उसको उबालने के लिए वो जल्दी उबल गया, यानी कम ऊष्मा में उबल गया। और यदि एक भगोना पानी उबाला तो ज़्यादा देर तक उबालना पड़ा और ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी, है ना। यानी ज़्यादा देर तक उबालने का मतलब ही हुआ ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ी हमें। उतनी ऊष्मा जब हम दोनों चीज़ों को दे रहे हैं तो एक जल्दी उबल जा रही है, यानी कम ऊष्मा में उबल जा रही है, और एक हम ज़्यादा देर तक उबाल रहे हैं तो ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कहने का मतलब वस्तु द्रव्यमान, यदि 1 लीटर पानी है और एक तरफ 10 लीटर पानी है, दोनों को उबालेंगे, यदि हम उतनी ही ऊष्मा देंगे या स्टोव पे उबालेंगे, तो क्या देखते हैं हम, जो हमारी एक गिलास पानी था, जो हमारा एक भगोना मान लीजिए, एक गिलास मान लीजिए, 1 लीटर पानी मान लीजिए, 10 लीटर पानी मान लीजिए, तो 1 लीटर पानी को उबालने में कम ऊष्मा लगेगी 10 लीटर की अपेक्षा, है ना। तो यहाँ पे सीधा सा संबंध निकल गया दोनों का, कि यहाँ पे सीधा संबंध क्या निकलेगा कि ऊष्मा की मात्रा वो निर्भर किस पे कर रही है, वस्तु के द्रव्यमान पे कर रही है। यानी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो ऊष्मा ज़्यादा लगेगी, वस्तु का द्रव्यमान कम है तो ऊष्मा कम लगेगी। ठीक है बच्चों, क्या ऊष्मा की मात्रा और भी कारकों पर निर्भर करती है? बिल्कुल जी निर्भर करती है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। कांच के 2 बीकर लेते हैं, एक बीकर को क्या करते हैं, आधे भाग मतलब आधा उसको पानी से भर लेते हैं। ठीक है, फिर उसका ताप जो थर्मामीटर से नाप लेते हैं कि उसका तापमान कितना है, और फिर उसको नोट कर लेते हैं, और ये प्रारंभिक ताप होगा इसका। क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने उसको पानी से भरा, एक बीकर को आधा भरा, और उसके बाद हमने थर्मामीटर को नापा और उसका तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करना है, स्प्रिट लैंप की सहायता से इसको गर्म करना है। क्या करना है, स्प्रिट लैंप की सहायता से इसको गर्म करना है, और फिर गर्म करने के बाद थर्मामीटर की सहायता से हमें कितना गर्म करना है। मात्र 30 डिग्री सेल्सियस था, 30 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना था बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस था। तो देखिए 30 डिग्री सेल्सियस था, शुरू में था 30 डिग्री सेल्सियस, और उसको कितना गर्म करना है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है हमको। यानी 30 डिग्री सेल्सियस था, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। तो कितना अंतर हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस का। और उसके बाद हमने समय नोट कर लेना है कि कितना समय लगा उसमें। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हमने शुरू में नोट किया था, 50 डिग्री सेल्सियस उसका ताप हो गया, तो हमने उसको बंद कर दिया, गैस को या स्प्रिट लैंप को। ठीक है, जैसे भी हम गर्म कर रहे हैं उसको। तो मान लीजिए उसमें समय लगा हमको, कितना समय लगा, 2 मिनट का या 3 मिनट का समय लगा। कितना लगा, 3 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा बच्चों, 3 मिनट का समय लगा। ठीक है, जब 3 मिनट का समय लगा, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा बीकर लेंगे और उस बीकर का भी प्रारंभिक ताप जो होगा उसको नोट करेंगे। ठीक है, वो मान लीजिए आपका वो कितना था, 30, वो भी 30 ही डिग्री सेल्सियस है, दूसरा बीकर भी। और उसको कितना गर्म करना है हमको, उसको हमने गर्म करना है, 30 था
शुरू में, और उसको करना है 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और फिर इसका भी समय नोट करना है। तो उसमें हमें कितना समय लगा था, मान लीजिए 3 मिनट लगा था, तो इसमें समय कितना लगा, 6 मिनट, लगभग इतना समय लगा, है ना। तो ये जब वो 30 डिग्री सेल्सियस था पहले बीकर का, और उसको हमने 50 डिग्री सेल्सियस तक किया, तो लगभग 3 मिनट का समय लगा। और जब हमने 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक किया तो लगभग 6 मिनट का समय लगा। तो दोनों में आप देख रहे हैं समय का अंतर, यानी कि दोनों में क्या लग रहा है, समय का अंतर आ रहा है। और हम ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक में सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया, ठीक है, वृद्धि कितने की, 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की, और दूसरे में हमने 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की। और हमने ये नोट किया कि, तो आपने क्या देखा, दूसरे बीकर के जल को गर्म करने में पहले बीकर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अधिक ताप तक गर्म करने पर अधिक और कम ताप तक गर्म करने पर कम ऊष्मा लगती है। यानी कि सीधी बात है, जब हमने उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया तो हमें ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, और जब 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया तो हमें कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या निकल के आया सामने कि ऊष्मा की जो मात्रा है वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है, यानी प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप, यदि हमें कितना ज़्यादा उस वस्तु को गर्म करना है ना, उस पर निर्भर करती है। भाई प्रारंभिक ताप जो था वो जल का 30 डिग्री सेल्सियस था, और जब हमने उसको गर्म किया तो हमने 20 डिग्री सेल्सियस तक यदि गर्म किया तो कम ऊष्मा की यदि हमें देनी पड़ेगी मात्रा, और यदि हम इसको 40 डिग्री बढ़ाते हैं यानी कि 30 से 70 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा देनी पड़ेगी। यानी ऊष्मा की मात्रा जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, पहले तो द्रव्यमान पे कर रही है ना, और दूसरा उसके तापांतर पे, यानी कि ताप के अंतर पे निर्भर कर रही है, यानी कि प्रारंभिक ताप और जितने ताप तक हमने उसको गर्म किया उस पर निर्भर कर रही है। तीसरा देखिए, यहाँ पे देखिए एक क्रियाकलाप और है बच्चों, उसको ध्यान से देखिए, क्रियाकलाप 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। यहाँ भी 2 बीकर लिए हैं, ठीक है, एक का नाम ए दे दिया, दूसरे का नाम बी दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, काखा दे लीजिए, कुछ भी, है ना। तो इसमें क्या करना है, एक में तो लिया है इन्होंने जो बीकर ए है, इस बीकर ए में क्या लिया है इन्होंने, देखिए ध्यान से, इन्होंने बीकर ए जो है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने लिया है जल, ये देखिए ये जल है, और इसमें लिया है तेल, इसमें क्या है, इसमें तेल है। अब दोनों में बराबर बराबर लिया है, क्या लिया है, दोनों में बराबर बराबर लिया है, यानी इसको भी मान लीजिए ये भी 1 किलोग्राम लिया है और ये भी 1 किलोग्राम, ठीक, दोनों 1 kg लिए हैं। अब इनको करना क्या है, 3 मिनट तक गर्म करना है। क्या करना है बच्चों, 3 मिनट तक गर्म करना है। कितनी देर तक गर्म करना है, 3 मिनट तक। देखिए दोनों बीकरों को बारी बारी से जलते हुए स्प्रिट लैंप से 3 मिनट तक गर्म कीजिए, और फिर थर्मामीटर की सहायता से दोनों बीकरों में रखे द्रव्यों का ताप ज्ञात करना है, और दोनों द्रव्यों में से किस द्रव का ताप अधिक है, तो तेल का ताप अधिक है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समान द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक गर्म करने पर क्या होता है, में तक गर्म करने पर उसके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है, किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान तापांतर के अलावा एक और कारक पर निर्भर करती है। यह कारक कौन सा होता है बच्चों, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, और ये इसका सूत्र है। तो चलिए इधर मैं आपको ये समझाता हूँ, उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पे बात आई विशिष्ट ऊष्मा की। तो जो ऊष्मा की मात्रा है वो एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है पदार्थ के, दूसरा किस पे निर्भर करती है, तापांतर पे निर्भर करती है, तीसरा विशिष्ट ऊष्मा पे। यानी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक एनर्जी। ये क्या होती है, ये हर पदार्थ की विशिष्ट होती है, यानी हर पदार्थ की ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा हर पदार्थ की अलग अलग होती है। जैसे पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा है, तो तेल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो जो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है उसको समय ज़्यादा लगेगा गर्म होने में, ठीक है, समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा गर्म होने में, और ठंडा होने में भी समय ज़्यादा लगेगा,
क्योंकि जो चीज़ें जल्दी गर्म होती हैं बच्चों वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं, और जो चीज़ें धीरे धीरे गर्म होती हैं उन चीज़ों को धीरे धीरे ठंडा होने में भी समय लगता है, धीरे ठंडी भी होती हैं वो। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो तेल होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि तेल की विशिष्ट ऊष्मा कम है और जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। तो इसीलिए तेल उतने ही समय में 3 मिनट में ही दोनों को हमने गर्म किया 3 मिनट के लिए। तो तेल यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, तेल यहाँ पर ज़्यादा गर्म हो गया। थर्मामीटर की सहायता से हमने इसको नापा तो तेल ज़्यादा गर्म हुआ, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। जल जो था वो कम गर्म हुआ। ठीक है, तो तेल की विशिष्ट ऊष्मा कम है और जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। इसी तरह रेत की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है बच्चों, जल की विशिष्ट ऊष्मा से कम होती है। इसी प्रकार से डामर जो हम रोड पर देखते हैं, रोड गर्म हो जाता है, तो आप देखते होंगे दिन में यदि आप रेत में चलेंगे चल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है। तो विशिष्ट ऊष्मा कम होने के कारण क्या होती है, जल्दी वो गर्म हो जाती है रेत। लेकिन उसी की अपेक्षा उसके बगल में नदी में पानी होता है वो इतना गर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी पदार्थ की जो ऊष्मा जो ऊष्मा की मात्रा है वो उस पदार्थ के द्रव्यमान पे और उस पदार्थ के तापांतर पे और उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पे निर्भर करती है। तो विशिष्ट ऊष्मा ये इसका फार्मूला है। यदि हमको निकालना हो, ये गणितीय रूप में यदि लिखना हो कि ऊष्मा की मात्रा कितनी की जरूरत पड़ेगी, तो किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा किस पे निर्भर करती है। देखिए, किसी भी पदार्थ को हमने गर्म करना है, जैसे पानी है, पानी को हमने एक निश्चित तापमान तक गर्म करना है। तो निश्चित तापमान तक गर्म करने के लिए वो पानी जो ऊष्मा की मात्रा होगी वो किस किस पे निर्भर करेगी। पहले तो पानी के द्रव्यमान पे करेगी कि पानी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। दूसरा, पानी का जो प्रारंभिक ताप है और उसे कितना गर्म करना है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है या 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। तो एक तो तापांतर यानी ताप के अंतर पर निर्भर करेगी, दूसरा उसकी विशिष्ट ऊष्मा पे निर्भर करेगी। तो इसीलिए जब ऊष्मा की मात्रा निकालते हैं तो हम इस प्रकार से इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और पदार्थ की ताप वृद्धि, यानी कि कितनी वृद्धि होती है उसमें। ठीक है, वो वृद्धि मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस था और उसको हमने 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो कितने की वृद्धि हुई उसमें, 30 डिग्री से 90 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, ये आपका फार्मूला है ऊष्मा की मात्रा निकालने का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा भी निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए हमको ये इसमें से हम, जैसे हमें 3 चीज़ें दे रखी हैं तो हम एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट ऊष्मा के बारे में भी दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये रहा। तो विशिष्ट ऊष्मा किस प्रकार से निकालना हो, तो इस पर यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा जो है वो कैपिटल एस से शो किया गया है। यहाँ पे S बराबर कितना होगा, Q/m और डेल्टा टी। तो Q को कैलोरी में नापते हैं और मास को किलोग्राम में और डेल्टा टी को हम डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। ठीक है, तो यदि मास बराबर 1 किलोग्राम है और यदि जो ताप में वृद्धि हुई है वो 1 डिग्री सेल्सियस की हुई है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा बराबर हो जाएगी किसके, आपकी ऊष्मा की मात्रा के बराबर, यानी ऊष्मा की मात्रा के बराबर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। कहने का मतलब यदि 1 किलोग्राम कोई पदार्थ है, यानी किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है, यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, वह भी एक ऊष्मा की मात्रा ही तो है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम पानी है, 1 किलोग्राम पानी का तापमान हमें 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी बच्चों, वो उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो ठीक है, तो वही बोल रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई हमारी आपकी विशिष्ट ऊष्मा की। तो इस प्रकार से हम विशिष्ट ऊष्मा को भी निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से हम ऊष्मा की मात्रा को भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा हर एक पदार्थ की अलग अलग होती है
और इसीलिए आपने देखा है कि पानी जो है बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। कढ़ाई पे यदि आप पानी को रखिए, कढ़ाई में पानी रखिए और एक तरफ तेल को रखिए, तेल कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि पानी को बहुत समय लगता है। और पानी धीरे धीरे ठंडा भी होता है, इसीलिए हम पानी से सिकाई भी करते हैं। सर्दियों के मौसम में कहीं दर्द हो रहा हो तो पानी की सिकाई की जाती है, क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन वहीं उसकी अपेक्षा यदि हम तेल को देखें तो तेल जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी की विशेष ऊष्मा क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा होती है तेल की अपेक्षा। ठीक है, तो विशेष ऊष्मा भी कुछ नहीं है, ये भी एक तरह की ऊष्मा की मात्रा ही होती है। लेकिन ये कितनी मात्रा होती है, ये कितनी मात्रा होती है कि यदि मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है या 1 ग्राम पानी है, तो 1 लीटर पानी जो है वो द्रव्यमान हो गया। उसका द्रव्यमान क्या हो गया, 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी उसका द्रव्यमान हो गया। और उसमें 1 किलोग्राम पानी को हमने 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है अभी, और उसको 31 तक करना है हमको। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है बच्चों, और कितना करना है, 31 तक हमें करना है। देखिए समझाता हूँ मैं आपको, इसको समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है सुनना। जैसे मान लीजिए आपका जो पानी है वो 1 kg है, कितना है, 1 kg है ना। एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये आपकी बाल्टी है और इसमें क्या भरा है बच्चों, इसमें पानी भरा है, और ये कितना है, 1 kg। ठीक है, 1 kg पानी है इसमें, और इस 1 kg पानी को हमने क्या करना है, इसको उबालना है। यानी इसमें 1 kg पानी में, और इसका तापमान अभी है 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। और इस 30 डिग्री सेल्सियस से हमें इसको कितना ले जाना है, 30 डिग्री सेल्सियस से हमें इसको 31 डिग्री ले जाना है। कितना ले जाना है, 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस हमें बढ़ाना है। तो और इसका कितना द्रव्यमान है, 1 kg, 1 kg। तो 1 kg द्रव्यमान है इसका, और 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री हमें बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें जो ऊष्मा देनी पड़ेगी कुछ, तो वो जो ऊष्मा की मात्रा होगी ना बच्चों, वही उसकी विशेष ऊष्मा कहलाएगी। यही फ़र्क है बस, और कुछ नहीं है, इसको समझना है। तो मैं थोड़ा विशेष ऊष्मा के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर पदार्थ की विशेष ऊष्मा अलग अलग होती है। तो क्वेश्चन ये आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि विशेष ऊष्मा क्या होती है। ठीक, तो अब हमने देखा ऊष्मा की मात्रा। किसी पदार्थ की निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए, किसी भी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, किस पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पे, जिसको हम m से दिखा रहे हैं, और उसके अलावा पदार्थ की विशेष ऊष्मा को, जिसको हम s से दिखा रहे हैं, और पदार्थ की ताप वृद्धि को, जिसको हम डेल्टा टी से दिखा रहे हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना है। आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है, और आगे की कक्षाओं में मैं आपको जो है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।